नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जब चुनाव आते हैं तो हर एक व्यक्ति को एक वोटर के तौर पर देखने की शुरुआत होती है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की बात होती है तो क्या वो केवल एक वोट बैंक है या फिर उनके अंदर भी मत भिन्नता है? वो अलग अलग सोच रखते हैं, वो अलग अलग उम्मीदें रखते हैं, अलग अलग आकांक्षाएं रखते हैं। आज पश्चिम बंगाल के इसी वर्ग से बातचीत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि क्या ये सिर्फ एक मुश्त वोट जाता है या फिर इनकी सोच भी अलग अलग है। आज श्वेत पत्र इसी पर। दो 2011 के सरकारी आंकड़ों में पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में मुसलमान 27% बताए गए थे। 10 साल बाद के सर्वे और अनुमान मुस्लिम आबादी को बंगाल में 30% से अधिक मानते हैं। 7 दशक पुराना पश्चिम बंगाल का चुनावी इतिहास ये दर्ज कराता रहा है कि इतनी बड़ी आबादी जिसके साथ गई उसकी सरकार बनी। इस बार का चुनाव इस दावे के लिए सबसे बड़े इम्तिहान की घड़ी। राजनीति का तकाजा है बंटवारा, लेकिन राजनीति से परे इंसान इंसान होते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं होते। कि शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसी चीजों के लिए कोई भी नेता इनका नेतृत्व किस प्रकार से कर पाता है। Then only you will be able to do next step and do good things. राजनीति भी अपनी जगह है, डाउट नहीं है इसमें। अब मुसलमानों को और आगे होना चाहिए था, उतना नहीं है। ये पॉलिटिकल क्लास का टर्मिनोलॉजी बन गई है कि आप एक वोट बैंक हैं हमारे लिए। तो वोट बैंक हैं तो हम शायद सिर्फ 5 साल में याद भी आते हैं, वो गलत है। यहाँ पर और भी जो व्यवस्थाएं हैं वो सब ठीक है या सब बढ़िया? कैसा था पहले और कैसा हुआ बाद में? आज से 10 साल पहले बहुत खराब पोजीशन था, लेकिन आज बहुत बेहतर है। पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो धर्मनिरपेक्षता और तुष्टीकरण के आरोपों के बीच चल रहा है। ये सिर्फ दीदी को बदनाम किया जा रहा हिंदू मुस्लिम की बात करके। 2016 में ममता बनर्जी ने 294 में से 211 सीटें जीती थी। इनमें से 98 सीटें मुस्लिम वोट फैक्टर की वजह से उन्हें हासिल हुई थी। इस बार मुसलमान वोटों की भूमिका क्या रहने वाली है, ये इन चुनावों के सबसे बड़े सवालों में से एक है। मुसलमान वोट कितना मिलेगा, मुस्लिमों का वोट कितना बंटेगा, ये वोट किसे मिलेगा? इन सवालों के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति का लोहा बेहद गर्म है। जो पार्टी है ये तो लाल टीएमसी बन गए। वामपंथ का जो हरमात थे सभी टीएमसी में आ गए। ये लोग लुटेरा है, लूट रहे, आदमी को लूट रहे, इंसान को जीने का हक नहीं दे रहा है। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? भारत का बेटा नरेंद्र मोदी अब समाज को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए काम कर रहे। कई सवाल हैं कि मुसलमानों के बीच ममता कितना बड़ा मुद्दा है, मोदी कितना बड़ा मुद्दा है, फुरफुरा शरीफ की अपील कितना बड़ा मुद्दा है, विकास कितना बड़ा मुद्दा है, बीजेपी का बढ़ता असर कितना बड़ा मुद्दा है, CAA NRC कितना बड़ा मुद्दा है। क्या मुसलमान खुद को वोट बैंक मानते हैं, और अगर मानते हैं तो क्या वो इस सवाल के साथ संतुष्ट हैं? पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को अपना राजनीतिक रहनुमा चुनने में इस बार से पहले असमंजस की ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। वो पहले कांग्रेस के साथ करीब 2 दशक रहे तो एक मुश्त रहे। कांग्रेस से मोह भंग हुआ तो 34 साल खुलकर लेफ्ट का साथ दिया। लेफ्ट से हटे तो 2006 से दीदी की तरफ शिफ्ट हो गए और 1 दशक से दीदी के साथ हैं। इस बार कौन है पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के मन में और कौन है उनके दिल में, इसी बात से किसी हद तक पश्चिम बंगाल की अगली सरकार तय होगी। हम पश्चिम बंगाल की सियासत पर दर्ज इस M फैक्टर के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रों में गए और एक नई तस्वीर निकाल कर लाए जो चुनावों में मुसलमान मतों को कुछ स्पष्ट करती है। राजनीति का तकाजा है बंटवारा, लेकिन राजनीति से परे इंसान इंसान होते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं होते। उन्हें भी वही चीजें चाहिए जो बाकियों को चाहिए। यानी वोट बैंक से परे ये देखने की आवश्यकता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसी चीजों के लिए कोई भी नेता इनका नेतृत्व किस प्रकार से कर पाता है।
शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे मुद्दे हैं जिनका लोगों से सीधा सरोकार होता है। पश्चिम बंगाल में ये मुद्दे सिर्फ चुनावी घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि आरोपों के नुकीले हथियार भी हैं। मित्रों, देश भर में जो गरीब आदमी है उसको 5 लाख रुपए तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी देते हैं। बंगाल के गरीबों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जरा बोलिए, जोर से बोलिए, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी है तब तक बंगाल के गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा नहीं मिलेगा। আর এটাতে 1 টাকা আপনাকে দিতে হয় না। আর নরেন্দ্র মোদী বলে আয়ুষ্মান কিচ্ছু নেই, 40% ও দেবে আর 60% টাকা আপনাকে দিতে হবে, মানে 5 লক্ষে 3 লক্ষ আপনাকে দিতে হবে। আর আমাদের স্বাস্থ্য সাথী 1 টাকাও মানুষকে দিতে হয় না, বিনা পয়সায় 5 লাখ টাকা করে প্রকল্প করে দিয়েছে। पश्चिम बंगाल ने भले ही केंद्र की योजना को दूर रखा, लेकिन वोटरों के मन में क्या है ये हमने उनसे जाना और जाना कि कैसे राज्य के स्तर पर उनके लिए स्वास्थ्य का वैसा ही कार्ड बन रहा है। ये कार्ड कब बना आपका? ये 1 माह पहले बना है। अब इससे क्या फायदा है? इससे हमको पूरा हेल्थ का पूरा ये मिल रहा है। जो भी हमको प्रॉब्लम है हम अपना कार्ड लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो। कैशलेस है? हाँ, 5 लाख का ये इंश्योरेंस है, जो भी है इस पे इलाज करा सकते हैं। उनका भाई का हार्ट अटैक, वो बहुत परेशान था, पीजी ले गए, वो ले गए, सब कराने के बाद हम लोग कलकत्ता भर्ती किया, तो कलकत्ता भाई बहुत परेशान, असगर कैसे हुए पीजी में कर दो। हम पीजी में करने गए तो इसके पास कैसे कार्ड था, इसको याद नहीं था। उसके बाद हम लोग जब बोला कार्ड का तुम कार्ड के लिए गया, एकदम अभी तक उनको फ्री पूरा 5 लाख फ्री इलाज हुआ। पैसा नहीं लगा? 1 रुपया नहीं लगा। और जो पैसा 60,000 जमा किया था वो भी रिटर्न मिल गया हमको। यहाँ पर जो हालात हैं मुस्लिमों के, और साल दर साल उन्हीं हालात की बात होती है, कुछ बेहतर होते देखते हैं। मैं सिर्फ सियासत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं समाज के हिसाब से बदलाव की, एजुकेशन की, हेल्थ की, इन चीज़ों की बात। जी हाँ, काफ़ी तब्दीली तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस वजह से क्योंकि जो जितना परसेंटेज पहले हम लोग देखते थे, जो अनएजुकेटेड लोग थे, या जो जिस तरह से बेरोज़गारी यहाँ जो हमारे आसपास कैलकाटा की हम बात करें, क्योंकि बाकी बंगाल का मुझे आइडिया नहीं और ना ही मेरे पास डेटा है, तो उसके मुकाबले में कमी है। अब शिक्षा की स्थिति देखिए। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन की वेबसाइट के अनुसार बंगाल में इस समय 614 मान्यता प्राप्त मदरसा हैं। 102 मदरसा सीनियर मदरसा एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत, जबकि 512 मदरसे हाई मदरसा एजुकेशन सिस्टम के तहत चलते हैं। 614 में से 400 हाई मदरसा, 112 मदरसा जूनियर हाई मदरसा, जबकि शेष 102 मदरसे सीनियर मदरसे के रूप में कार्यरत हैं। 66 मदरसों को फाजिल से अपग्रेड कर सीनियर मदरसा कर दिया गया है। 210 मदरसों को अपग्रेड कर हाई मदरसे के रूप में कर दिया गया है। इसके अलावा 183 मदरसों में स्किल डेवलपमेंट के लिए वोकेशनल कोर्स चलाए जाते हैं। क्या आपको दिखता है कि शिक्षा के लिए या फिर स्वास्थ्य के लिए उन चीजों को लेकर काम होता है? कभी होने का प्रयास तो है। जैसा मैं कहूँ कि बंगाल में अभी जो स्थिति है, फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स दैट यू हैव बीन सीइंग, जो मैं देख रहा हूँ, परिस्थिति अच्छी है। उस हिसाब से कंपैरेटिवली अगर देखेंगे रेस्ट ऑफ द इंडिया से, यहाँ पे अमन है। सबसे पहले चीज अमन होना चाहिए। इफ देयर इज ए पीस, then only you will be able to do next step and do good things, studies or whatever it may be. जो जमीनी हकीकत समझेगा कि ग्राउंड पे क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है। एजुकेशन की क्या स्थिति है बंगाल में? अच्छा मिलता है आपको एजुकेशन? एजुकेशन तो बंगाल में कॉलेजेस अच्छे हैं, कॉलेजेस अच्छे हैं, आइडियाज़ भी अभी अच्छे आ रहे हैं, वेंचर भी अच्छे बिल्ड हो रहे हैं, पर अभी ज़रूरत है कि और भी इसे मतलब और भी फोकस करके और भी स्पीड अप बढ़ाया जाए। यहाँ पे आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ तो एग्जीक्यूट होने में बहुत टाइम है। गवर्नमेंट का सपोर्ट थोड़ा सा और चाहिए, जहाँ गवर्नमेंट और सामने से आए, हेल्प करे। 10 साल के अंदर जो काम हुआ डेवलपमेंट का, मंदिर हो, एजुकेशन हो, वहाँ लड़कियों के लिए कॉलेज बना है। मेन मोटिव है एजुकेशन के ऊपर। अब जा सकती हैं, देख सकती हैं, ज्ञान घोष पॉलिटेक्निक हो, बादशाह खान स्कूल हो, लड़कियों के लिए अल्लामा इकबाल स्कूल हो, हमारा स्कूल है, उसको 8 तक ये गवर्नमेंट की है। ये बहुत काम। बादशाह खान स्कूल अचानक से एक मैदान था, वहाँ पे शिव मंदिर थी, वहाँ के लोकल ने वहाँ पे जा कंप्लेन किया,
थाने में रिपोर्ट दिए, यहाँ दिए, वहाँ दिए, उनका कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मंदिर रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वहाँ पे सामने मैदान था। क्या हमारे यहाँ के जो एमएलए है वो क्या हिमाकत कर पाते? कोई दरगाह होता, दरगाह के सामने में उनको ढक करके एक स्कूल बना दी रातों रात। वहाँ पे कौन सा जमीन है, किसका जमीन है, वो भी जो है किसी को पता नहीं है। टीएमसी क्या है ना, हम लोग तो मुस्लिम हिंदू सब भाई भाई है, लेकिन जो सरकार आती है दोनों को तो देखेगा। हम लोग तो दोनों बेटा के समान है, तो एक बेटा को देखेगा दूसरे बेटा को नहीं देखेगा, ये तो गलत बात है। हिंदुओं को ही, मुस्लिम को जितना सम्मान दे रही हैं आप, हिंदुओं को भी उतना दीजिए। हम लोगों को ये नहीं है कि मुस्लिम से हम लोग को बैर है। लेकिन इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के मुसलमान अब उच्च शिक्षा की भी बात करते हैं। पीपल आर डूइंग बेटर। पहले एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर इतना जोर नहीं था, थोड़ा बहुत थे, साधन नहीं था, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल आर trying to educate themselves. They are sending their children to the schools and going to the colleges, coming to the universities also. So all these things are happening. आज से 2-3 जनरेशन पहले से ही ये मिजाज बन गया था कि हाँ भाई पढ़ाई तो जरूर करानी है, चाहे जैसे भी हो पढ़ाई करानी है। तो इस वजह से ही तो वो चीजें चल पड़ी। हाँ, अभी भी ऐसा नहीं कहूँगा कि दिस इज एन आइडियल सिनेरियो, अभी भी काम की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। तो ये चीजें भी होंगी आहिस्ते आहिस्ते, बट वी नीड टू एजुकेट देम, वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। केंद्र सरकार का आरोप ये रहता है कि राज्य स्तर पर वोट बैंक की नीयत से पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति स्कीम को लागू नहीं करती, जिसकी वजह से करीब 27 लाख अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिल पाया। कभी स्कूल में देखते हैं, कभी संघ मित्रा विद्यालय में, तो लड़की लोग को बोला जाता है कि जो मुस्लिम का लड़के वो हाथ उठाएं, तो हाथ उठाते उसके स्कॉलरशिप, मतलब जो हाथ मुस्लिम लड़के उसी को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। और मैंने तो यही सुना भी है और देखा भी है। अपीजमेंट, वो तुष्टीकरण चाहिए या फिर सचमुच में काम चाहिए? सचमुच में काम चाहिए। एंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल, दे हैव उनका एक बदनाम है कि वो अपीज करते हैं मुस्लिम को ही अपीज करके कुछ तो बड़ा बात कुछ नहीं हुआ, जो थे वैसे ही है, मगर माहौल थोड़ा बदला है बिकॉज पीपल आर गेटिंग सम अपॉर्चुनिटीज इन बंगाल। स्वास्थ्य का मुद्दा भी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तौर पर बड़ा है। केंद्र का सीधा आरोप है कि ममता सरकार ने आयुष्मान स्वास्थ्य योजना को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया, जिसका नुकसान सबको उठाना पड़ रहा है। ममता के इस पर अलग तर्क। मोदी जी ने हर गरीब को, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा देने का वादा किया है और दे भी रहे हैं। यहाँ पर हम नहीं दे पा रहे क्योंकि स्कीम को रोके पड़े हैं। 100% घरों में पानी पहुंचाने की योजना है, इसमें भी 0 प्रोग्रेस है। तो बंगाल का विकास रुका पड़ा है। আর এটাতে 1 টাকা আপনাকে দিতে হয় না। আর নরেন্দ্র মোদী বলে আয়ুষ্মান, কিচ্ছু নেই, 40% ও দেবে আর 60% টাকা আপনাকে দিতে হবে, মানে 5 লক্ষে 3 লক্ষ আপনাকে দিতে হবে। আর আমাদের স্বাস্থ্য সাথী 1 টাকাও মানুষকে দিতে হয় না, বিনা পয়সায় 5 লাখ টাকা করে প্রকল্প করে দিয়েছে। नई पीढ़ी के मुस्लिम नौजवानों के मन में बेहतर भविष्य की उम्मीद को लेकर एक कसमसाहट भी दिखती, जो मुसलमान वोटों के गढ़ वाली छवि से अलग अपने मुद्दों को गढ़ना चाहती। ये बंगाल की तरफ से है बाकी कंट्री को कि कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे, समझे न जिसे तुम आंखों से वो बात जुबानी कह देंगे। इजहार वफा तुम क्या जानो, इकरार अदा तुम क्या जानो, हम जिक्र करेंगे गैरों का और अपनी कहानी कह देंगे। पश्चिम बंगाल की नई मुसलमान पीढ़ी में एक वर्ग हमें ऐसा भी मिला जो पारंपरिक जीवन यापन से अलग आधुनिकता और नए तरीकों से अपनी जीवन शैली को विकसित करना चाहता है, और इस वर्ग को वोट बैंक कहे जाने पर ऐतराज है। ये वर्ग अपने समुदाय के राजनीतिक अतीत को समझता है और वर्तमान में उस हिसाब से अपनी भूमिका चाहता है। एक चीज हम बोलेंगे, देखिए लोग हमें बोलते हैं कि 2014 में जब बीजेपी यहाँ पर सेंट्रल में आई तो माइनॉरिटी के ऊपर एक थ्रेट क्रिएट हुआ पूरे देश में। ये जैसे एक नेगेटिव चीज, एक पॉजिटिव चीज भी ये हुआ कि जैसे यंग मुस्लिम जनरेशन जो था वो अपने अधिकार को लेके बहुत ज्यादा अभी सजाग है, अभी बहुत ज्यादा वो लोग जागरूक है। तो ये चीज एक इफेक्ट यहाँ पर पड़ा है। इसीलिए यंग जनरेशन का जो है वो मुसलमान नेता उभर के आ रहे हैं, चाहे टीएमसी से हो या फिर लेफ्ट से हो, या फिर इस बात तो शायद आपका लेफ्ट और अलायंस आ रहा है, लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का अलायंस है। तो आईएसएफ जो नया
जो अभी वो लोग नया अपना बनाए हैं, उसमें से भी यंग मुस्लिम जनरेशन के जो लोग हैं, एडुकेटेड लोग हैं, वो लोग उभर के आ रहे हैं। तो अभी वो चीज में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पश्चिम बंगाल के चुनावों की जब भी बात होती है तो महिला मतदाताओं की बात जरूर होती है। अब महिला मतदाताओं में भी तो अलग अलग वर्ग, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन क्या उनके मुद्दे अलग हो जाते हैं? क्या वो कुछ और चाहते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है कि महिलाएं किस तरीके से अपने जीवन को यहाँ पश्चिम बंगाल में देख रही हैं और कैसे केंद्र अगर 3 तलाक के कानून पर अपनी पीठ थपथपाता है तो पश्चिम बंगाल की मुस्लिम महिलाएं उसे कैसे देख रही हैं। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में 12.16% संख्या मुस्लिम महिलाओं की है, लिहाजा विधानसभा की लड़ाई में उनकी भूमिका भी बड़ी हो जाती है। यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें मिल रही हैं, सब कुछ ठीक ठाक है? जी। अस्पताल भी एक? जी हाँ, हाँ मिल रहा, सब चीज सब मिल रहा है यहाँ पर, सब ठीक ठाक है। देखिए, जब तक ममता दीदी है हम लोग के साथ तो हम लोग का सब कुछ ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि आगे भी वो हम लोग के साथ रहे। आपको मतलब महफूज लगता है? बहुत आराम, हर चीज की सुविधाएं मिल रही हैं अभी। दीदी के रहने से बहुत अच्छा लगता है, हम बेफिक्र हम लोग रहते हैं। वो रहे तो बहुत हम लोग को शांति रहेगा। कलकत्ता में उनके वजह से हम लोग को बहुत शांति है। ये नहीं कि मुसलमानों के लिए, हिंदू मुसलमान सबके लिए वो है, सबको देखती है, सबका एक किस्म एक नजर देखती है। जो कहती है वो करती है, ये नहीं कहेंगी कुछ और करेंगी कुछ और। आमतौर पर ममता का खुद महिला होना और मुस्लिम समुदाय में उनकी पकड़ अच्छी होने को ये मान लिया जाता है कि उन्हें मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं दोनों का वोट मिलता है। लेकिन इन चुनावों में बीजेपी ट्रिपल तलाक, उज्ज्वला गैस योजना, बिजली और मकान को बिना भेदभाव सबको देने का मुद्दा उठाती है तो उसकी जद में गरीब मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं। पर क्या मुस्लिम महिलाओं के मन में भी यही बात है? 3 तलाक को लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून लाया, उससे आपका फायदा है नुकसान? देखिए, ये सबसे पहले हम लोग इस्लाम में 3 तलाक का कोई ये नहीं है। हम लोग का इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता है क्योंकि हम लोग से बढ़ के बोले, जो हम लोग का होकर आया है वही होगा। इससे हम लोग को कोई फायदा नहीं है। कानून बनने से नुकसान है कि फायदा? नुकसान है, फायदा कहाँ से होगा? नुकसान है जी, फायदा नहीं। क्यों नुकसान लगता है? अरे 3 तलाक है, ये नहीं है हम लोग में बोलेगा नहीं आदमी तो नहीं है, वही लग रहा है बेमतलब का लाया। हाँ लाया गया। नहीं, ये सब हम लोग का कानून नहीं है, मोदी बेकार का निकाला है सब। बीजेपी ने इन चुनावों में 36 महिलाओं को टिकट दिए हैं, जिनमें 3 मुस्लिम हैं। यानी बीजेपी उनकी नुमाइंदगी के प्रति विश्वास जगाना चाहती है। महफूजा खातून सागर दिघी सीट से, मसुहारा खातून रानीनगर सीट से और रूबिया खातून डोमकल सीट से बीजेपी के लिए दम ठोकेंगी। लेकिन चुनावी उम्मीदवारी से अलग भरोसे की कसौटी पर मुस्लिम महिलाओं के दिल में क्या है, इसका संकेत भी उनसे बात करने पर मिल ही जाता है। यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को ठीक है जी, अस्पताल है, कॉलेज सब बना हुआ? जी जी जी, ये सारी चीजें जरूरी हैं सब पढ़ने? जी जी, हम लोग को ममता से बहुत सुकून था, आज भी है, कल भी रहेगा। हाँ उम्मीद तो हम लोग का यही है कि ममता दीदी हमको हम लोग के साथ रहे। ऐसे भी लेडीज के लिए कहते हैं, महिलाओं के लिए कहते हैं कि उनको क्या दीदी पसंद है, उस हिसाब से क्यों, क्या अच्छा लगता है उन्हें? सब चीज अच्छा, उनका बहुत अच्छा लगता है। ऑपरेट करती हैं, बहुत हम लोग की सुविधाएं दी हैं और हम लोग के साथ हर चीज में आगे बढ़ती हैं। इसलिए हम लोग को हर चीज से उनके पास से मतलब सुकून है कि वो जीते तो हम लोग के लिए अच्छा होगा। मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने के लिए मुस्लिम प्रतिनिधियों की भी बात होती है, यानी कि कितने उम्मीदवारों को टिकट दिया जा रहा है। क्या पार्टियां इस बात पर भी अपनी नजर डालती हैं और क्या ये भी मतदाताओं के मन पर प्रभाव डालता है? पश्चिम बंगाल में अगर क्षेत्र के हिसाब से मुसलमान आबादी को समझा जाए तो कुछ ऐसी तस्वीर उभरती है। मध्य बंगाल में 56.6% मुसलमान आबादी है, उत्तरी बंगाल में 45.7%, दक्षिण बंगाल में 24.1%, पहाड़ी क्षेत्रों में 14.9% और जंगल महल क्षेत्र में 9.1% मुसलमान। आकलन के हिसाब से यह माना जाता है कि कुल 294 सीटों में 100 सीटें तो कम से कम ऐसी हैं जहां मुसलमान वोट निर्णायक होते हैं। जब से 10 साल से ये लोग आए हैं और फरहाद हकीम में मिले हुए हैं, डेवलपमेंट का बहुत काम हुआ है। ये फ्लोर जितना पक्का हो रहा है,
काम हो रहा है 10 साल में ही जितना डेवलपमेंट हुआ है, बहुत काम हुआ है। पानी का, इलेक्ट्रिक का सब सफिशिएंट, और उम्मीद है इसलिए कि वो जीतेंगे ही। वो जीत रहे हैं अपने काम की बिना पर, और उम्मीद है कि वो जीतेंगे तो और जो बचा हुआ काम है वो पूरा करेंगे। मुद्दा क्या होना चाहिए यहाँ पर? विकास होना चाहिए। यहाँ पोर्ट एरिया पड़ा हुआ है, काम दाम नहीं है, बेरोजगार ज्यादा है। विकास चाहिए, नौकरी चाहिए। बेरोजगार लड़का लोग घूम रहा है, यहाँ चोरी चमारी ज्यादा हो रहा है। आपका कितना दिन से दुकान लगा है? यहाँ मेरा कम से कम 10-15 साल से हम लोग का दुकान है। 10-15 साल से दुकान है। आप भी कुछ और करना चाहते थे? हमारा यहाँ का जो काउंसलर है वो काम करता है, ऐसा बात है कि नहीं करता है। जो भी काम करता है, लाइट पाइप, गरीब का मदद, सब कुछ करता है, लेकिन नौकरी किसी को नहीं मिल पा रहा है। पढ़ा लिखा लड़का, हमारा भाई AA करके बैठा हुआ, कोई नौकरी नहीं। हमारा संग चाय बेचता है। यहाँ पर जो चीजें हम आप लोगों को मिल रही हैं उससे आप लोग खुश? संतुष्ट है मेरा। हाँ, संतुष्ट पूरी तरीके से। कई बार दीदी के विरोधी उन पर आरोप लगा देते हैं कि वो सिर्फ कुछ लोगों की बेहतरी के लिए करती हैं। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं, गलत है। इस बार ममता बनर्जी ने जैसे बीजेपी के हिंदुत्व प्रचार की तीव्रता को भांपते हुए पिछली बार के 57 मुसलमान उम्मीदवारों की जगह इस बार सिर्फ 42 मुसलमानों को टिकट दिया है। और जिस बीजेपी पर ये आरोप लगते हैं कि वो कोई मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देती, उसने इस बार 9 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया है, जिनमें सबसे अधिक 5 टिकट मुस्लिम बाहुल्य जिले मुर्शिदाबाद से, 2 टिकट उत्तरी दिनाजपुर और 2 टिकट मालदा जिले से दिए हैं। टीएमसी और बीजेपी के मुसलमान वोट और नीतियों की लड़ाई के बीच मुसलमान खुद को कहां महसूस कर रहे हैं? काम के नाम पर वोट देना है। काम के नाम पर काम हुआ है यहाँ पर? हाँ, काम हुआ तो बहुत काम हुआ है। काम के ऊपर ही देना हम लोगों को। यस मैम, जो सरकार हमारी भलाई और जो हमारी तरक्की के लिए ले जाएगा, सिर्फ हम उसी को वोट देंगे। अब दीदी काम क्या करी नहीं करी सबको नजर आ रहा है। आप नजर घुमाएंगे सामने में, देखिए फिराद हकीम हेल्थ सेंटर बना रहे 79 और 80 वार्ड के लिए। तो टीएमसी का काम जो नजर आता है, रास्ता से लेकर सब कुछ नजर आ रहा है। सारी चीजें बदली हैं। मैं बहुत सा चेंज हुआ मैम। अभी तक कोई ऐसा सरकार पैदा नहीं हुआ मैम जो 2 साल के अंदर ब्रिज बना के देगा। ये माजरहाट ब्रिज आप देख लीजिए, 2 साल के अंदर बना माजरहाट ब्रिज। आप एक बालपुर नरसिंह होम के पास चले जाइए, एक अच्छा हॉस्पिटल बना, सामने बन रहा। अब क्या चाहिए? ममता बनर्जी का पारंपरिक वोट बैंक क्या उनके साथ है? ये सवाल उनके मन में भी इसीलिए उठ रहा है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के जो बयान होते हैं या फिर अगर अब्बास सिद्दीकी सामने आते हैं तो इन सारी चीजों के साथ क्या उनके उस वोट बैंक का बंटवारा होता है? অনেক ভালোবাসতাম আমি নিজে মা তারার একটা ছবি এঁকে দিয়ে এসেছিলাম বাড়িতে আর আজ সেই গদ্দার মির্জাফর বিশ্বাসঘাতকের দল আজ বিজেপিকে হাত ধরে নিয়ে এসছে আর বলছে 2014 সাল থেকে আমাদের সম্পর্ক ছিল তার মানে ঘরে ঢুকে শীত কেটেছে এদের থেকে বড় গদ্দার আর কেউ হতে পারে না মনে রাখবেন। मीर जाफर की एंट्री चुनावों में मुंह से निकला हुआ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ममता बनर्जी की तरफ से मुसलमान वोटर्स की निष्ठाओं को एकजुट करने का प्रयास भी था। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को उनके सेनापति मीर जाफर ने धोखा दिया। मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया। नवाब की हार के बाद देश में विधिवत अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। तब से मीर जाफर गद्दारी का प्रतीक है। सवाल उठता है कि ममता बनर्जी को चुनावों में मीर जाफर क्यों याद आया? जवाब है पश्चिम बंगाल में मुसलमान मतों के बढ़ने का डर। जवाब है खुद को नवाब सिराजुद्दौला की तरह बंगाल की अंतिम उम्मीद बताना और मुसलमानों को एकजुट करना। आखिर क्यों ममता बनर्जी को सता रहा है मुस्लिम वोटों के बढ़ने का डर? इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। एक तरफ 34 साल के फुरफुरा शरीफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी है और उनके हाथों में उस लेफ्ट पार्टी का हाथ है जिसने 34 साल बंगाल पर शासन किया। लेकिन जब मुसलमान लेफ्ट से हटकर टीएमसी के साथ जुड़ गए तो लेफ्ट सरकारों का किला हमेशा के लिए ढह गया।
लेकिन इस बार फिर से हाथ मिले हैं तो असर क्या हो सकता है, इसका नफा नुकसान तो टीएमसी को लगाना ही पड़ेगा। আর আমাদের দু একটা বক্তার গেছে, সে অনেক টাকা পড়েছে, ভক্তের টাকাগুলোকে লুকাবার জন্য বিজেপিকে ভাগ দিতে হবে। যাও, গেট আউট, আমরা বলে দিচ্ছি বেরিয়ে যাও, আমার চাই না। बंगाल के मुसलमान मुख्य रूप से 2 धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले हैं। इनमें से देवबंदी आदर्शों पर चलने वाले मुसलमान हैं जिन पर ओवैसी की नजर है। उनके अलावा बरेलवी मसलक वाले फुरफुरा शरीफ शामिल हैं। अब्बास सिद्दीकी जिस फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हैं, उसको मानने वाले मॉडरेट मुसलमान माने जाते हैं, जबकि ओवैसी जिस तरह का प्रचार करते हैं उनके साथ कट्टर मुसलमान ज्यादा जुड़ते हैं। जो लीडर देश को पसंद करे, देश के बारे में सोचे, देश को आगे ले जाके लाने की कोशिश करे, वो किसी भी मजहब का हो, उसके पीछे तुम रहो। हम ममता बनर्जी से, टीएमसी से पूछना चाहते हैं, 10 साल से आपको सत्ता मिली बंगाल में, आपने अभी अपने पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया। इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक वर्ड नहीं है मुस्लिम, एक वर्ड नहीं है, और आप उस पर लिखते भी नहीं है कि आपने 10 साल में मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए क्या किया। वो चीफ मिनिस्टर कह रही है मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, तो फिर मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा? बताओ, तुम सोचो, फैसला करो, तुम और हम कहां जाएंगे? ममता को डर है कि ये वोट अगर बिखरे तो जीत की हैट्रिक संदिग्ध हो जाएगी। चुनावों में ये एक प्रत्यक्ष मुद्दा हो न हो, लेकिन मुसलमानों के वोट बंटने की भावना करंट बनकर अंदर अंदर मुस्लिम क्षेत्रों में बह रही है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अगर चुनाव में उतरना चाहते हैं तो आप लोगों की सोच क्या कहती है? हमारे यहाँ फुरफुरा शरीफ के पीरजादा का कोई इम्पैक्ट नहीं है और न ओवैसी का है। हम लोग जो ये ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है या जो कौम के लिए या सबके लिए, जो सबके लिए जो काम करता है, हम लोग उसके लिए उसी का साथ देंगे। और यहाँ पर कोई पीरजादा और कोई धार्मिक एंगल से आएगा उसको हम लोग नहीं मानते, एक्सेप्ट नहीं करते। वैसे आजकल ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी भी पूरे जी जान से मुस्लिम वोटों की एकजुटता में सांप्रदायिक पत्ते लगातार फेंट रहे हैं। वो कभी सीएए का खौफ दिखाते हैं, कभी 3 तलाक बिल पर नजरें टेढ़ी करते हैं, यानी मुस्लिम वोटों में सेंध का हर रास्ता बंद करने का प्रयास। मौलाना जर्जीस अंसारी लगातार अपनी तकरीरों से मुसलमानों के बीच बीजेपी का खौफ भर रहे हैं। मुसलमान वोटों का बिखराव न हो, इसकी पूरी कोशिश में लगे। आपकी ममता जी अगर दोबारा नहीं आई तो कलिया चक से गोश्त कलकत्ता नहीं पहुंचा पाओगे। प्रधानमंत्री तो तुम बन नहीं सकते, लेकिन ये भी सच है कि तुम्हारे बगैर भी कोई दूसरा नहीं बन सकता। धर्मनिरपेक्षता और तुष्टीकरण के बीच एक पतली सी लकीर होती है जिसका प्रभाव पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बहुत रहता है। यानी कि क्या धर्मनिरपेक्षता है और क्या तुष्टीकरण उस धर्मनिरपेक्षता में सांप्रदायिकता का रंग घोलता है। उंगलियां दोनों पार्टियों की ओर से उठती रहती। धर्मनिरपेक्षता और तुष्टीकरण का शोर पश्चिम बंगाल के चुनावों में सबसे ऊंचा है, जिसके केंद्र में है मुसलमान वोटों की राजनीति, फिर वो उनके पक्ष में की जाए या विरोध। लेकिन जब इस लड़ाई में पाकिस्तान शामिल हो जाता है, तब तुष्टीकरण और धर्मनिरपेक्षता के बीच की पतली लकीर और भी पतली हो जाती है। पाकिस्तान की बात क्यों हो रही है? इसलिए जो गुंडागर्दी कर रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट में जीतने के बाद पटाखा फटाता है, वही ममता बेगम का सहारा है। बीजेपी के तुष्टीकरण के जवाब में ममता बनर्जी अक्सर धर्मनिरपेक्ष राजनीति का हवाला देती है। 2011 में सरकार बनते ही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की 56,000 मस्जिदों के इमामों को 2,500 रुपए प्रति माह भत्ता देना शुरू कर दिया था। इसके अलावा अजान देने वाले मुअज्जिनों को भी 1,000 रुपए प्रति माह का भत्ता तय कर दिया। आपको कितना भत्ता मिलता है सरकार से? वो हम लोग को जो मिलता है वो वक्फ बोर्ड की जानिब से मिलता है, वो 2,500 रुपये मंथली मिलता है हम लोगों को।
उनको 1000 रुपया मिलता है। कब से शुरुआत हुई इसकी? ये तो हमारे आने से पहले ही लगभग कई सालों से शुरू है। पक्षपात होता है हिंदुओं से, आपको ऐसा लगता है? देखिए, पश्चिम बंगाल में तो पक्षपात हो ही रहा है। अगर पक्षपात नहीं होता तो यहाँ का जो शासन व्यवस्था जिस तरह से चरमरा रही है वो आप सब लोग को मालूम है, चाहे मीडिया के जरिए हो, यहाँ की जनता पूरा त्रस्त है। पक्षपात हो रहा है, इसीलिए कुछ लोगों को तुष्टीकरण किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पक्षपात हो रहा है। मुजम्मिलों को पैसे भत्ते की बात थी, बाद में कहा गया कि नहीं, दुर्गा पूजा पंडालों को भी मदद की जा रही है। नहीं तो दुर्गा, वो तो सब पॉलिटिकल स्टैंड था। अभी इस साल दिया गया है, हर साल तो नहीं दिया जाता था, क्योंकि दिस ईयर इज द इलेक्शन है, इसलिए यहाँ पर ये इस तरह का काम किया गया। इससे पहले नहीं दिया गया? इससे पहले नहीं दिया गया। ममता बनर्जी मंदिर जाती हैं अगर दर्शन के लिए, तो वो तो अच्छी बात है ना। तो लेकिन पहले आज तक क्यों नहीं जाती थी, ये पहले बताइए। पहले आज अपना गोत्र बता रही है, पहले आज से पहले अपना गोत्र क्यों नहीं बताती? मैं ममता बनर्जी से ये पूछना चाहता हूँ। मुसलमानों के बीच धर्मनिरपेक्षता और तुष्टीकरण के आरोप प्रत्यारोप क्या मायने रखते हैं, इस पर भी चुनावी परिणाम का एक बड़ा हिस्सा निर्भर करेगा। देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर कई रिपोर्ट पेश किए गए हैं, कई कमीशनों का गठन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जमीन की स्थिति क्या कहती है? क्या उन कमीशन का या उन रिपोर्ट्स पर कोई अमल हुआ है? पश्चिम बंगाल के आंकड़े और यहाँ की परिस्थितियां क्या कहती हैं? पेट की बात करना चाहिए, यहाँ पेट का बात कोई नहीं करता। खाली ख्याल होबे और जय श्री राम, खाली जात धर्म में बांट दिया गया है। यहाँ रोजगार है तो सब कुछ है, रोजगार नहीं है तो कुछ नहीं है। मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की तस्वीर भी देखते हैं। मंडल आयोग ने पश्चिम बंगाल की 177 ओबीसी जातियों को आरक्षण के लिए चिन्हित किया था, जिनमें से तत्कालीन लेफ्ट सरकार ने 64 जातियों को ओबीसी माना, जिनमें 9 मुस्लिम जातियां थीं। इन जातियों को 1993 में 7% आरक्षण दिया गया। 2010 में लेफ्ट सरकार ने ओबीसी जातियों को ए और बी वर्ग में बांटा और फिर 10 और 7% आरक्षण उस हिसाब से इन्हें दिया गया। इस बार ओबीसी में मुसलमान जातियों की संख्या 9 से सीधे 53 हो गई। 2011 में ममता बनर्जी की सरकार आई और उन्होंने ओबीसी में मुस्लिम समुदाय का आरक्षण बढ़ाया। ममता सरकार में ओबीसी की कैटेगरी ए में 81 ओबीसी जातियां हैं, जिनमें 73 मुस्लिम समुदाय की है, जो आरक्षण का लाभ लेने लगी। बी कैटेगरी में कुल 96 ओबीसी जातियां रखी गईं, जिनमें 44 मुस्लिम समुदाय से आईं। 2020 आते आते 117 ऐसी मुस्लिम जातियां हो चुकी हैं जो ओबीसी के तहत आरक्षण का लाभ ले रही हैं। यानी पूरे राज्य के 90% से अधिक मुसलमानों को आरक्षण का लाभ प्राप्त होने लगा। पश्चिम बंगाल राज्य की रिपोर्ट्स के अनुसार ओबीसी के तहत लाभ की स्थिति में 95% से अधिक मुस्लिम आ चुके हैं। कुछ और मुस्लिम जातियों को भी इसमें शामिल करने की इच्छा टीएमसी ने जताई थी। इस आरक्षण का लाभ उच्च शिक्षा और नौकरियों में मिलता है। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। श्याम घोष और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।